एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया। और अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और मीनिंगफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस पूरे साल आए ढेरों जजमेंट्स में से उन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कुछ केसेस जो आने वाले सालों में भी डिस्कस किए जाएंगे, और इन सारे ही केसेस के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर किसी को पता होना चाहिए, उसका एक क्विक रिवीजन आपको इस पूरे वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा जल्दी में तो आप डायरेक्टली उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम काफी सारी काम की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला केस है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अब ये केस मेरे टॉप 10 के लिस्ट में दो मेजर रीजन से आ रहा है। सबसे पहले तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और 21 का एक लैंडमार्क केस का रेफरेंस दिया गया है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। और दूसरा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करते हुए ये कहा कि एक अक्यूज अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए खुद से नार्को एनालिसिस टेस्ट की डिमांड कर सकता है, ये वैलिड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम बहुत ही सिंपली समझने वाले हैं। चलिए जल्दी से इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। तो इस केस में अक्यूज और उसकी फैमिली के ऊपर डाउरी हरासमेंट और डिसअपीयरेंस ऑफ वाइफ के चार्जेस लगे होते हैं। जब अक्यूज बेल मांगने के लिए कोर्ट पहुंचता है तो पुलिस ये कहती है कि हमें ना और एविडेंस इकट्ठा करना है, तो हम अक्यूज के ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहते हैं, और हाई कोर्ट इसकी परमिशन भी देता है। और इसी परमिशन के अगेंस्ट, इसी टेस्ट के अगेंस्ट अक्यूज पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और ये कहता है कि बिना मेरी मर्जी के, इनवॉलंटरली, बिना मेरे कंसेंट के नार्को एनालिसिस टेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 का वॉयलेशन है। और 2010 के एक लैंडमार्क केस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ने भी यही कहा है। अब ये जो लैंडमार्क केस है, इसी लैंडमार्क केस की मैं आपको बात कर रही थी, ये क्या कहता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ऐसे कोई भी टेस्ट इनवॉलंटरी कंडक्ट कराना, बिना कंसेंट के कंडक्ट करवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उसके जो भी रिजल्ट होंगे वो इनएडमिसिबल होंगे। अब इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे, और इस केस में आपको यही 5 चीजें ध्यान से याद रखनी है। हम सिंपली समझते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इनको इनवॉलंटरी कंडक्ट करना, बिना कंसेंट के कंडक्ट करवाना लीगल नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 की वॉयलेशन होगा, जैसा कि 2010 की लैंडमार्क केस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी कहा गया था। तो ये हो गया आपके टॉप 2 पॉइंट्स। तीसरा, कोर्ट ने ये कहा कि ये टेस्ट कंडक्ट करवाते वक्त अगर कोई नए फैक्ट या इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है कि हाँ मैंने ही खून किया है, और खून करने के बाद मैंने चाकू उस कुएं में छुपा दिया है, और उस कुएं से ही वो चाकू मिलता है, तो ये जो नए फैक्ट पता चला, ये जो नई इंफॉर्मेशन पता चली है, वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अंदर एडमिसिबल होगी। इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस टेस्ट में जो भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन पता चलता है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप पूरी सजा नहीं दे सकते। और लास्टली कोर्ट ने ये कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अक्यूज्ड अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए खुद से नार्को एनालिसिस टेस्ट की डिमांड कर सकता है, और उस टेस्ट के रिजल्ट को एज एविडेंस यूज कर सकता है। लेकिन ये जो डिमांड है ये एक इनडिफीजिबल राइट नहीं है। बहुत अच्छा वर्ड है, इनडिफीजिबल राइट। मतलब ये जो आप नार्को एनालिसिस टेस्ट डिमांड कर रहे हो, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कुछ सारी सिचुएशन देखते हुए डिसाइड कर सकता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवाने की परमिशन देनी है या नहीं। इट्स नॉट एन इनडिफीजिबल राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब ये जो केस है ये हम रैप अप वीडियो में समझ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्विकली डिस्कस किया। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारे टॉप 10 केसेस का पहला केस। अब अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा, जिसमें हमने इसी तरीके से सिंपल भाषा में 2018 से लेकर के अगले साल तक के 2026 तक के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको हर इंपॉर्टेंट जजमेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, क्विक एनालिसिस के लिए आपको टेक्स्ट समरीज मिल जाएंगी, असेसमेंट मिल जाएंगे, और हर वो चीज जो आपके अपडेटेड रहने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। तो इस कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा, इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस को एक साथ समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु की माइलस्टोन जजमेंट से, और फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उससे क्या कंफ्यूजन हुआ, वो हम समझेंगे इस पूरे साल के सबसे लेटेस्ट जजमेंट, जिसे हम प्रेसिडेंट केस या 14 क्वेश्चंस ऑफ प्रेसिडेंट केस के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत करेंगे केस नंबर 2 के साथ। तो इसमें ना थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब पार्लियामेंट में उसे प्रेसिडेंट की और स्टेट असेंबली में उसे गवर्नर का असेंट मिल जाता है। लेकिन तब क्या होगा अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी बिल में कोई एक्शन ही ना ले, उसे सालों साल पेंडिंग छोड़ दे,
बिल्कुल इसी क्वेश्चन का आंसर मिला हमारे दूसरे केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को एड्रेस करते हुए ये कहा कि या तो आप हाँ बोलो या तो आप ना बोलो, लेकिन किसी भी बिल को आप सालों साल पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हो। ये जो इनएक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब इस केस के हम पहले फैक्ट समझते हैं, फिर प्रोविजन समझेंगे और फिर जजमेंट समझेंगे। तो हुआ क्या, बहुत सिंपल है। देखो, तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो 10-12 बिल्स पे बहुत सारा डिस्कशन करके उसे पास करके जो वहां के गवर्नर होते हैं आर.एन. रवि के पास भेजती है उसे पास करवाने के लिए। लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो 2-3 साल बीत जाते हैं लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेते। गवर्नर के इसी इनएक्शन से तंग आते हुए स्टेट ऑफ तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते और ये कहते हैं कि गवर्नर का जो इनएक्शन है ये स्टेट का लॉ मेकिंग मशीनरी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, गवर्नर फटाफट उन 10 बिल को फिर से रिजेक्ट करके वापस स्टेट असेंबली भेज देते हैं। स्टेट असेंबली फिर से उन पे काम करती है, उसे गवर्नर के पास वापस भेजती है पास कराने के लिए। गवर्नर फिर से उन बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और वहां जाके पास करा देते हैं और उस पर फिर से कोई एक्शन नहीं होता है। तो गवर्नर की इसी इनएक्शन से तंग आते हुए ये केस को फाइल किया गया है। अब इस केस में सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 200 और 201, आर्टिकल 163 और 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस केस में उठता है वो ये कि ये कहां लिखा हुआ है कि गवर्नर को किस टाइमलाइन में या किस तरीके से बिल को पास करना होता है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 200 में, जो ये कहता है कि अगर स्टेट असेंबली किसी बिल को गवर्नर के पास भेजती है पास कराने के लिए तो गवर्नर के पास ये 3 ऑप्शन ही होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो गवर्नर उन बिल को अपना असेंट दे दे, मतलब अप्रूव कर दे, जिसके बाद वो बिल एक्ट बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, या तो गवर्नर उन बिल्स को विदहोल्ड कर ले, वापस स्टेट असेंबली को भेज दे। अगर गवर्नर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते कि उन्होंने वापस उन बिल्स को स्टेट असेंबली के पास भेजा है, अब स्टेट असेंबली क्या कर सकती है, उन बिल्स को रिवाइज कर सकती है, उन पे कुछ काम कर सकती है या फिर जैसा कहते हैं वापस गवर्नर को भेज सकती है। अगर स्टेट असेंबली वापस उन बिल्स को गवर्नर के पास भेजती है उनके अप्रूवल के लिए, अब गवर्नर को उन बिल्स को अपना असेंट देना ही होता है, वो फिर से रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये तो हुए पहले 2 ऑप्शन। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन में। अब उन केसेस में जब जो गवर्नर के पास जो बिल्स आए हैं वो हाई कोर्ट की पावर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं या सेंटर की पावर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तब गवर्नर के पास ये तीसरा ऑप्शन होता है कि वो उन बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं, उनके पास रिजर्व करवा सकते हैं, उनके पास पार्क करा सकते हैं उनसे कंसल्टेशन के लिए। अब अगर गवर्नर अपना ये तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तब स्टार्ट होता है आर्टिकल 201, जो क्या कहता है कि अगर गवर्नर ने किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करवाया है, पार्क कराया, तब प्रेसिडेंट के पास ये 3 ही ऑप्शंस होते हैं। ये कहा गया आर्टिकल 201 में। तो 200 गवर्नर की पावर की बात करता है, 201 प्रेसिडेंट की पावर की बात करता है। अब 2 और आर्टिकल्स है। पहला है आर्टिकल 163, जो ये कहता है कि गवर्नर ये जो सारे एक्शन लेता है ये खुद से नहीं लेता है, उन्हें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस लेते हुए करना होता है। और चौथा आर्टिकल है आर्टिकल 142, जो सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस करने की पावर की बात करता है, जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 की अपनी पावर को यूज कर सकता है। आगे समझते हैं क्या हुआ। देखो, अब जब आपको इस पूरे केस के फैक्ट्स, प्रोविजन और ये वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इस केस की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझ पाओगे। देखो, इस पूरे केस का मेन मुद्दा यही है कि आर्टिकल 200 गवर्नर को जो 3 ऑप्शंस देता है, इसमें कहीं पर भी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि गवर्नर को इस टाइम फ्रेम में ही एक्शन देना होगा या फिर क्या वो अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी बिल को पेंडिंग छोड़ भी सकते हैं या नहीं। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि गवर्नर इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी बिल को पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। गवर्नर का इन एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता तो स्टेट का जो लॉ मेकिंग मशीनरी वो स्लो डाउन होगा, जो कि गलत होगा। तो गवर्नर इनडेफिनेटली बिल को पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। और ये कहते हुए आर्टिकल 200 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की कि उन्हें ये टाइमलाइन फॉलो करनी होगी किसी बिल को पास करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस का। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर किसी बिल को रिटर्न करते स्टेट असेंबली को तो उन्हें प्रॉपर रीजन बताना होगा, और रिटर्न करने के बाद अगर स्टेट असेंबली फिर से उन बिल्स को भेजती है, अब गवर्नर उसे विदहोल्ड नहीं कर सकते, अब उन्हें असेंट देना ही होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 163 से रिलेट करती है। कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर ये जो सारे एक्शन लेते हैं ना वो खुद से नहीं लेते हैं, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है, जैसा कि आर्टिकल 163 में कहा गया। और तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 142 को लेके। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी कंप्लीट जस्टिस की पावर को यूज करते हुए ये कहा कि स्टेट असेंबली के जो 10 बिल जो इतने टाइम से पेंडिंग है, जो इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम उसे डीम्ड असेंट दे रहे हैं। मतलब ये मान लिया जाएगा
कि उन 10 बिल को पास कर लिया गया, वो एक्ट बन चुके हैं। तो आपको इस पूरे केस में 2 पॉइंट्स अगर याद रखने, तो सबसे पहला ये याद रखिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की, और दूसरा ये आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस की पावर को यूज करते हुए इन 10 बिल को डीम्ड असेंट दे दिया। ये मान लिया गया कि वो 10 बिल एक्ट बन गए। अब ये जो सारी चीजें डिस्कस की गई, ये हुई स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के हमारे केस नंबर 2 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद कुछ और क्वेश्चन सामने आए। मेनली 3 क्वेश्चन थे। पहला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर के लिए टाइमलाइन बनाई थी, क्या वो सेम टाइमलाइन प्रेसिडेंट पर भी एप्लीकेबल होगी? दूसरा, उन 10 पेंडिंग बिल्स को पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डीम्ड असेंट दिया था, क्या आगे भी बिल्स को पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे डीम्ड असेंट दे सकती है? और तीसरा क्वेश्चन, इस केस में गवर्नर के डिसीजन को लेकर जो भी डिस्कशन हुए, क्या इसके बाद गवर्नर के पास कोई भी डिस्क्रिप्शन रह जाता है या सारा का सारा खत्म हो जाता है? ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें डिस्कस किया गया 2025 के इस लेटेस्ट केस में। तो इस केस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 के अंदर अपनी पावर्स को यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करते हुए 14 क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट को भेजा इन पर क्लैरिफिकेशन के लिए। और इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। इन सारे ही क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर किया, पर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा कि अगर गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता है तो कोर्ट उनकी इन एक्शन को क्वेश्चन जरूर कर सकती है कि आप रीजनेबल टाइम में एक्शन क्यों नहीं ले रहे, लेकिन गवर्नर को एक फिक्स टाइमलाइन में एक्शन लेने के लिए नहीं कह सकती। तो कोर्ट गवर्नर की इन एक्शन को क्वेश्चन कर सकती है, उन्हें रीजनेबल टाइम में एक्शन लेने के लिए कह सकती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट में उन्हें एक्शन लेना है ऐसा नहीं कह सकती। तो ये हो गया आपके पहले 2 क्वेश्चन। फिर आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्स को पास करने के लिए डीम्ड असेंट दे सकती है? इसे आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती, वो ऐसे ही बिल्स पास नहीं कर सकती, ये कोर्ट का काम नहीं है। फिर डिस्क्रिशन के केस में आते हैं। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर अपने आप से डिसीजन नहीं लेता, उन्हें कैबिनेट की एड एंड एडवाइस माननी पड़ती है। लेकिन इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट की जो भी एडवाइस होती है वो एडवाइजरी होती है, वो इन्फ्लुएंशियल होती है। गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो गवर्नर के पास पूरी डिस्क्रिशन है। इसके बाद गवर्नर चाहे कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो बिल्स को असेंट दे, विदहोल्ड करे या प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कराए, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट गवर्नर से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने क्यों असेंट दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों रिजर्व कराया। सो ऑल दीज एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ऑल इन ऑल इस केस में ये 3 चीजें कही गई थी। सबसे पहला, गवर्नर के लिए फिक्स टाइमलाइन बनाई गई थी, जिसके लिए इसमें कहा गया द कोर्ट कैन क्वेश्चन द इनएक्शन। अगर गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता तो कोर्ट उसे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन गवर्नर को एक फिक्स टाइमलाइन में एक्ट करने के लिए नहीं कह सकता। फिर डीम्ड असेंट की बात आती है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डीम्ड असेंट नहीं दे सकती, ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेसिडेंट और गवर्नर। लेकिन फिर कंफ्यूजन ये होता है कि इस केस में तमिलनाडु के जो 10 बिल्स को डीम्ड असेंट दिया गया था, उन्हें एक्ट मान लिया गया, तो उनका क्या होगा? क्या वो वैलिड नहीं होंगे? तो इसके लिए कहा गया कि जनरली सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के जैसा होता है कि आगे आने वाले केस में वो अप्लाई होगा। लेकिन इस केस में ये कहा गया कि इन 10 बिल्स के साथ जो एक्शन लिया गया वो कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा, वो स्टैंड अलोन रहेगा। मतलब जो 10 बिल्स को डीम्ड असेंट देके ऐसा मान लिया गया था कि वो अब एक्ट बन गए, वो सिर्फ इसी केस पे लागू होगा, वो आने वाले केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो 10 बिल्स एज एक्ट बन गए हैं, वो अभी भी वैलिड है, लेकिन ये सेम चीज आगे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये हुआ हमारा केस नंबर 2 और केस नंबर 3। इसके बाद हमारा चौथा केस है गायत्री बालासामी वर्सेस नोवोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का। ये केस मेरे टॉप 10 के लिस्ट में इसलिए क्योंकि इस केस में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के एक बहुत पुराने कंफ्यूजन को सॉल्व किया गया। वो कंफ्यूजन क्या था? ये था कि क्या कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को सिर्फ सेट असाइड कर सकती है या फिर उसे मॉडिफाई भी कर सकती है। इस केस के पहले अलग अलग कोर्ट्स डिवाइडेड थे अपने ओपिनियन को लेके। कुछ कहते थे कि मॉडिफाई कर सकती है, कुछ कहते थे कि नहीं कर सकती। लेकिन इस केस में इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के सेक्शन 34 और 37 के अंदर हमेशा से ही कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते। लेकिन इस केस में नया क्या किया गया? लिमिटेड ग्राउंड्स बताए गए कि कोर्ट कब कब और किस हद तक
आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। तो चलिए अपना थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं। किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप सिर्फ कोर्ट जा सकते हो ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो, जिसमें से एक है आर्बिट्रेशन, जिसमें क्या होता है दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करती है कि वो ट्राइब्यूनल के पास जाएगी, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी जो दोनों पार्टीज की बातें सुनते हुए फाइनल डिसीजन देगी। उस फाइनल डिसीजन को हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। अब इस आर्बिट्रल अवार्ड का नेचर बिल्कुल एक कोर्ट के डिसीजन की तरह होता है। ये फाइनल होता है, दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होता है और एनफोर्सेबल होता है। दोनों में से कोई भी पार्टी अगर आर्बिट्रल अवार्ड से खुश नहीं है तो वो कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे इस आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। जैसे कि जो आर्बिट्रेटर था वो बायस था, प्रोसीजरल फ्लॉज थे, कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे इस आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अभी जो लिमिटेड ग्राउंड्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्बिट्रेशन का जो पूरा फ्रेमवर्क है ना वो बेस्ड है उसकी स्पीड पर और उसकी फाइनलिटी पे। समझते कैसे? देखो, अगर टाइम सेंसिटिव मैटर नहीं होता या फिर ऐसी स्पीड नहीं चाहिए होती तो कोई भी पार्टी नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है। लेकिन क्योंकि कमर्शियल डिस्प्यूट्स टाइम सेंसिटिव नेचर के होते हैं, आपको स्पीड चाहिए होता है, आपको फाइनल कंक्लूजन चाहिए होता है, इसलिए पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए ऑप्ट करते हैं ताकि फाइनल कंक्लूजन मिल सके। तो इस केस के पहले कोर्ट के पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो वो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती थी या फिर वो सही है ये कह सकती थी। लेकिन इसमें ना एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड में छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, कोई क्लेरिकल एरर हो गया, इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम हो गई, या छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, तो भी पूरा का पूरा आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना पड़ता था। जिस वजह से क्या होता था, पार्टीज को पूरा प्रोसेस फ्रेश से फिर से करना पड़ता था, जो टाइम कंज्यूमिंग होता था, काफी एनर्जी लगती थी, काफी कॉस्ट लगती थी। जिस वजह से हम पहुंचे हमारे प्रेजेंट केस में, जिसमें कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन उठा था कि कैन कोर्ट्स मॉडिफाई एन आर्बिट्रल अवार्ड। और इस केस में तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला हो गया सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। एक और सेक्शन देख लेते हैं, तो सेक्शन 5, सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, ये हम नए सेक्शन समझेंगे। और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अभी आप जान ही चुके होंगे। आर्टिकल 142 क्या कहता है? ये कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। चलिए आगे समझते हैं। तो इतने साल से कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 34 एंड 37 क्या कहते हैं कि पार्टीज आर्बिट्रल अवार्ड को लिमिटेड ग्राउंड पे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है ये कहीं पर भी कोर्ट की मॉडिफिकेशन की पावर की बात करता ही नहीं था। प्लस प्रॉब्लम हो रही थी सेक्शन 5 के वजह से भी। सेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहता है कि कोर्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में तभी इंटरफेयर कर सकती है अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट स्पेसिफिकली उसकी मांग करे, जो कि वो कर ही नहीं रहे थे। और इसलिए बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा था, बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर भी सकते हैं या नहीं। और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिन्होंने 4:1 की रेशियो में, तो 4 जजेस मेजोरिटी में और एक ने माइनॉरिटी में डिसीजन दिया। इनका जो ओपिनियन था वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे भी समझेंगे। लेकिन 4 जजेस ने मेजोरिटी में डिसीजन देते हुए ये कहा, पहला उन्होंने ये कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का जो सेक्शन 34 एंड 37 है वो हमेशा से ही कोर्ट को मॉडिफिकेशन की पावर देता है। लेकिन वो जो मॉडिफिकेशन की पावर है वो सिर्फ लिमिटेड सिचुएशन में ही यूज हो सकती है। 4 ऐसे ग्राउंड्स है। सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात की कि अगर पूरे आर्बिट्रल अवार्ड में कोई एक पार्ट है जो इनवैलिड है और उसे आप सेपरेट कर सकते हो, सीवियर कर सकते हो और बाकी पूरे आर्बिट्रल अवार्ड को बचा सकते हो, तो उस केस में यूज किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने बोला क्लेरिकल, कंप्यूटेशनल या फिर टाइपोग्राफिकल एरर में भी यूज किया जा सकता है। तीसरा पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट नीड करेक्शन। अगर आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही भूल गए हैं तो उस केस में भी मॉडिफिकेशन की पावर यूज की जा सकती है। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर अपनी कंप्लीट जस्टिस करने की पावर को यूज करते हुए भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन की पावर है इसका भी लिमिटेड स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट एविडेंस कलेक्शन नहीं कर सकता या फिर कोर्ट आर्बिट्रेशन के लिए अपील का ग्राउंड नहीं बन सकता कि हर आर्बिट्रेशन को आप अपील कर सकते हो। तो देखो, इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा, रीइटरेट किया। ये कहा कि सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट हमेशा से ही कोर्ट को मॉडिफिकेशन करने की पावर देता है। नई चीज ये हुई कि कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उन्होंने लिमिटेड स्कोप बता दिया कि कहां और कैसे इस मॉडिफिकेशन की पावर को यूज किया जा सकता है। अब हम डिसेंटिंग ओपिनियन की बात करते हैं, तो जस्टिस केवी विश्वनाथन जो सोल डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के पास मॉडिफिकेशन की कोई पावर नहीं है। ये जो सेक्शन 34 है आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट का, वो अनसेटल्ड मॉडल लॉ पे बेस्ड है। पार्लियामेंट का कभी इंटेंट ही नहीं था
कि आर्बिट्रल अवार्ड का मॉडिफिकेशन हो सके, तो ये पार्लियामेंट इंटेंट के अगेंस्ट जाता है। ये फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन को भी चैलेंज करता है। खैर, इनका ये माइनॉरिटी ओपिनियन ये था। मेजॉरिटी ओपिनियन यही था कि सेक्शन 34 और 37 के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके बाद हमारा 5वां केस है महनूर फातिमा वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉ केस है। अगर आपको सिर्फ एक लाइन में याद रखना है कि इस केस में क्या कहा गया, तो आप ये ध्यान रखिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी सेलर के पास वैलिड लीगल टाइटल नहीं है, तो भले ही उसने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उससे ओनरशिप गारंटी नहीं होती। थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। तो जनरली ना लोगों के पास प्रॉपर्टी के विल होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, फिर अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट होता है, और उसी इंस्ट्रूमेंट से लोग प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है कि अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स को आपने टाइम पर रजिस्टर नहीं कराया, तो उस प्रॉपर्टी का आपके पास कोई वैलिड लीगल टाइटल नहीं आता। और अगर आपके पास वैलिड लीगल टाइटल ना हो, तो भले ही आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उससे ओनरशिप गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि टाइम लिमिट क्या है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराने का। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 23 एंड 24 एक स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट देता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 3 से 4 महीने के अंदर रजिस्टर करा लो, उससे आपको वैलिड लीगल टाइटल मिल जाएगा। तो इस केस में जो भी बायर्स है, उन्हें ड्यू डिलिजेंस पे और लैंड रजिस्ट्रेशन के फ्रेमवर्क पे ध्यान देने को कहा गया। अब जल्दी से हम इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं, बहुत रिलेटेबल है। तो देखो, इस केस में महनूर फातिमा और बाकी बायर्स जो इस केस के पिटिशनर है, उन्होंने भावना सोसाइटी से 53 एकड़ ऑफ लैंड खरीदा होता है। फ्लैट्स हो सकते हैं, प्लॉट्स हो सकते हैं, वो भावना सोसाइटी से खरीदे होते हैं और खरीद के उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिससे उन्होंने ये लैंड खरीदा होता है, उनके खुद के पास कोई वैलिड लीगल टाइटल नहीं होता इस प्रॉपर्टी को लेके। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, 1975 में वो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी स्टेट के पास जा चुकी होती है, और अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट के पास चले गई तो उसे आगे बेचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन सोचिए, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो स्टेट के पास है, और ये जो सारे बायर्स है, क्योंकि उन्होंने भावना सोसाइटी से उसे खरीद लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो वो सोच रहे क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो उस प्रॉपर्टी के ओनर बन चुके। अब प्रॉब्लम कहां जाती है, जब स्टेट अपने ही लैंड पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, तो इन बायर्स को वो लैंड एंक्रोचमेंट एक्टिविटी लगता है, और अपने राइट टू पोजेशन को, राइट टू ओनरशिप को बचाने के लिए वो आर्टिकल 226 के अंदर रिट फाइल करती है, जो कि है हमारा प्रेजेंट केस। तो देखो, इस केस के लिए सिर्फ एक ही एक्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके भी सिर्फ 2 ही प्रोविजंस आपको ध्यान देने, सेक्शन 17 और सेक्शन 49। मेन है सेक्शन 49। सेक्शन 17 ये बात करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, और सेक्शन 49 ये कहता है कि अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट से प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। और फिर है आपका आर्टिकल 226 जो रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है। तो इस केस में ना सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या सेल डीड के सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है अगर सेलर के पास खुद वैलिड लीगल टाइटल ना हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि अगर सेलर के पास वैलिड लीगल टाइटल नहीं है, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन से भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एग्जांपल से समझते हैं। देखो, महनूर ने प्रॉपर्टी किससे खरीदी? भावना सोसाइटी से खरीदी। अब जब भावना सोसाइटी के खुद के पास वैलिड लीगल टाइटल नहीं था, तो वो महनूर को क्या ट्रांसफर करेगा? मतलब मैं आपको कोई ऐसी चीज दे ही नहीं सकती जो खुद मेरे पास ना हो। तो महनूर के पास वैलिड लीगल टाइटल नहीं था, तो भले ही उसने अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, पर उससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस केस का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर सेलर के पास वैलिड लीगल टाइटल नहीं है, तो भले ही उसने अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसका ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ये मेन पॉइंट है। और पॉइंट देते कि इस केस में क्या हुआ। तो इस केस में कोर्ट ने एक और चीज कही कि क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी स्टेट के पास थी, अब कोई प्रॉपर्टी अगर स्टेट के पास आ जाती है तो उसे आप आगे बेच नहीं सकते। तो जो भी प्राइवेट अग्रीमेंट हुआ वो सारे के सारे इलीगल है। नेक्स्ट कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 जो है वो आपके राइटफुल लीगल क्लेम्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर क्योंकि इस केस में आपके पास कोई राइटफुल क्लेम ही नहीं है, तो 226 कुछ प्रोटेक्ट कर भी नहीं सकता। फिर कोर्ट ने सेक्शन 49 की चीज को ही रिपीट करते हुए ये कहा कि अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट से प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इस केस को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने और भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को रेफर किए गए, जो आपको यहां दिख जाएंगे। तो ये था केस नंबर 5। अब चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस था वो था अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि इनवॉलंटरी नार्को एनालिसिस टेस्ट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा।
आर्टिकल 20 और 21 की वॉयलेशन में होगा, ऐसा टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होगा। लेकिन इसके लिए दो क्लैरिफिकेशन भी दिए। पहला, उन्होंने ये कहा कि इस टेस्ट को कराते वक्त अगर कोई नई फैक्ट या नए इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है तो वो जो नई इंफॉर्मेशन है वो एडमिसिबल होगी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अंदर। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि इस टेस्ट को करते वक्त अगर कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है वो इंफॉर्मेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप पूरी सजा नहीं दे सकते। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कही कि एक अक्यूज अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए खुद से नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की डिमांड कर सकता है, लेकिन ये जो डिमांड होगी ना, ये एक इनडिफीजिबल राइट नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कोर्ट पूरी सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड कर सकता है कि उन्हें इस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है या डिनाई करना है। और इस केस में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के लैंडमार्क केस को रेफर किया गया। तो ये था हमारा पहला केस। अब इसके बाद हमारा दूसरा केस है गायत्री बालासामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 34 एंड 37 पर रिलाई करते हुए ये कहा कि कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन मॉडिफिकेशन इन कुछ लिमिटेड सिचुएशन में ही की जा सकती है। क्या क्या? सबसे पहले, अगर किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड में थोड़ा सा कोई पार्ट इनवैलिड है जिसे हटाया जा सकता है तो उसे हटाते हुए बाकी पूरे आर्बिट्रल अवार्ड को वैलिडेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आर्बिट्रल अवार्ड में कोई क्लेरिकल, कंप्यूटेशनल या टाइपोग्राफिकल एरर हुई है तो उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर अवार्ड में इंटरेस्ट रेट गलत कैलकुलेट किया गया है या फिर इंटरेस्ट जोड़ा ही नहीं गया है तो उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्टली, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर अपनी कंप्लीट जस्टिस करने की पावर को भी यूज करते हुए आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 34 एंड 37 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। इस केस में जो सोल डिसेंटिंग ओपिनियन था वो था जस्टिस विश्वनाथन का, जिन्होंने ये कहा कि कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड के मेरिट्स को चेक नहीं कर सकती, कोर्ट के पास आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा तीसरा केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें मेन क्वेश्चन ये था कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल को सालों साल पेंडिंग छोड़ देते, कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्या उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है, और अगर हाँ तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। जिसे आंसर करते हुए कोर्ट ने सबसे पहला ये कहा कि गवर्नर का इन एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्योंकि वो स्टेट की लॉ मेकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन नहीं कर सकते। और ये कहते हुए उन्होंने आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के लिए एक्शन लेने के लिए एक टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर दी। दूसरा, वो कुछ बिल्स जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डीम्ड असेंट देते हुए उन बिल्स को पास कर दिया। और तीसरा ये कहा कि गवर्नर जो भी डिसीजंस लेता है वो खुद से नहीं लेता है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी पड़ती है। लेकिन इस डिसीजन के बाद काफी सारा कंफ्यूजन हुआ, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को 14 क्वेश्चंस भेजे उन पर क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। जिसे आंसर करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट गवर्नर के इन एक्शन को जरूर क्वेश्चन कर सकता है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे रीजनेबल टाइम में, लेकिन आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के लिए टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट डीम्ड असेंट नहीं दे सकता, ये करना प्रेसिडेंट या गवर्नर का काम है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद ना ये क्वेश्चन उठता है कि वो 10 बिल जो इस केस में पास किए गए थे उनका क्या होगा, तो उस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा गया कि वो 10 बिल अभी भी वैलिड होंगे, लेकिन कोर्ट का ये डिसीजन आगे के केसेस के लिए एज अ प्रेसिडेंट अप्लाई नहीं होगा। और लास्टली ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को जो एडवाइस देते हैं वो इन्फ्लुएंशियल नेचर का होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है, तो गवर्नर के लिए टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करना गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर नेक्स्ट केस है महनूर फातिमा का, जो प्रॉपर्टी लॉ का जजमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर सेलर के पास खुद वैलिड लीगल टाइटल नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बाद भी उसे ओनरशिप नहीं मिलेगी, ओनरशिप ग्रांट नहीं की जा सकती। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इस साल के टॉप 5 केसेस को डिस्कस किया। अगर आप इसी तरीके से और केसेस जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के डिस्कशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर मदद मिली हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल राइट बैक टू यू। That's it for now. See you in the next class. Bye bye and all the best for your exams.